हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारी होम्योपैथिक मेट्रेमेडिका सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी जो बहुत ज़्यादा आपके यूज़ आने वाली है। तो आज हम बात कर रहे हैं एंटिम टार्ट रेमेडी के बारे में फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट इसके की यूजेस की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ इसका कहाँ पर होता है। फिर इसके मेन पेज पर चलेंगे फ्रेंड्स और फिर उसके की सिम्टम्स को जानेंगे, यानी कि वो सिम्टम्स तो पेशेंट के अंदर रहने ही रहने चाहिए। उसके बाद रेमेडी प्रोफाइल पढ़ेंगे और फिर एक एक पॉइंट को डीपली डिस्कस करेंगे और साथ में ही उसकी मोडालिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए की यूजेस में पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला पॉइंट है चिकन पॉक्स। तो फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स के लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है फ्रेंड्स। वैसे वेरियोलिनम भी बहुत ज़्यादा काम आती है, बट इस रेमेडी के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो उसमें नहीं पाए जाते फ्रेंड्स। तो चिकन पॉक्स के अंदर पूरी स्किन पर ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, कैसे कलर के? ब्लू कलर के। और जब वो रिकवर होंगे तो वो एक पर्पल शेड के धब्बे छोड़ जाएंगे पूरी स्किन पर, जैसे कि आपने चिकन पॉक्स के केस में देखा भी होगा। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इस पेशेंट के बारे में बता दूं, यानी कि एंटिम टार्ट का पेशेंट कैसा होगा। तो एंटिम टार्ट का पेशेंट बहुत ही ज़्यादा लेजी, यानी कि फिजिकली वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। वो एक सुस्त प्रकार का पेशेंट होता है। बच्चा भी होगा तो ज़्यादातर गोद में रहना पसंद करेगा। तो इस प्रकार का पेशेंट देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है इसके हेडेक की। तो उसके हेडेक कैसे रहेगा कि मेरे सर पे एक बोझ रखा है, एक बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है मेरा सर पूरा, ऐसे लगेगा। और इसका हेडेक खांसने से और ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। एंड एंटिम टार्ट का नाम सुनते ही हमें एक पॉइंट दिमाग में आना ही आना चाहिए, वो है दोस्तों रैटलिंग साउंड होनी चाहिए उसकी खांसी के अंदर। एंड फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छे राइटर ने बता रखा कि भले ही ब्रोंकाइटिस हो, एस्थमा हो, कफ हो, वूफिंग कफ हो, सांस में दिक्कत हो, उसके साथ साथ अगर ये सिम्टम है, यानी कि रेटलिंग साउंड है और उसकी खांसी आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बलगम अभी बाहर आ जाएगा, बट वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है तब भी बलगम नहीं बाहर आ पाता है, वही एंटिम टार्ट का पेशेंट होगा फ्रेंड्स। ये एंटिम टार्ट का सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है कि रेटलिंग साउंड होगी, यानी कि खड़खड़ आवाज़ आएगी खांसी में। ऐसा लगेगा कि अभी म्यूकस बाहर आ जाएगा, बट म्यूकस बाहर किसी भी हाल में नहीं आता है। वो खांसते खांसते थक जाता है, पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, पर म्यूकस बाहर नहीं आता है। तो चलिए इसकी थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है नोसिया। तो इस पेशेंट के अंदर नोसिया फीलिंग भी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। उसके साथ साथ वॉमिटिंग भी कभी कभार हो जाती है फ्रेंड्स, उसको हम डीपली डिस्कस बाद में करेंगे। उसके बाद बात की गई है फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी इलनेस विद रैटलिंग चेस्ट। यही बात जो मैं आपको इससे पहले समझा रहा था दोस्तों, कि सांस की कोई भी दिक्कत हो, यानी कि पूरे चेस्ट पे भी अगर अफेक्शन है, उसके साथ साथ रैटलिंग चेस्ट है, तो ये रेमेडी काम आ सकती है। और रैटलिंग चेस्ट में वो पूरी जान लगाएगा म्यूकस बाहर निकालने के लिए, बट वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो फिजिकली भी इतना मजबूत नहीं है और उसकी जो कफ है वो बहुत अंदर तक रमी हुई है। उसके बाद के पॉइंट में बात की है दोस्तों स्किन कंडीशन। तो बहुत सारी स्किन कंडीशंस के लिए भी रेमेडी काम आती है, उसको भी हम दोस्तों बाद में ही डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है वूफिंग कफ। तो वूफिंग कफ का मतलब ही दोस्तों ये है कि ऐसी खांसी रहेगी और उसके साथ साथ चेस्ट में एक रैटलिंग साउंड आएगा। तो ये कंडीशन तो पाई जाएगी दोस्तों कि रैटलिंग साउंड तो रहेगा ही रहेगा। तो ये तो हो गए की यूजेस। अब की यूजेस समझ के दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि दो चीज़ों पे इसका बहुत बड़ा स्पेयर ऑफ एक्शन है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूजेस हैं वो दो जगह ही हैं दोस्तों। एक तो इसके स्किन कंडीशन में और एक पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अफेक्शन है इस रेमेडी। चलिए अब डायरेक्ट इसके मेन पेज पर चलते हैं और जानते हैं कि की सिम्टम्स क्या होने वाले हैं इस पेशेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसके मेन पेज पर। अब पढ़ते हैं की सिम्टम्स को। तो की सिम्टम्स में पहली लाइन है फ्रेंड्स, लाउड रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन द चेस्ट एंड अ सफोकेशन सेंसेशन। तो चेस्ट में हमेशा एक खड़ 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 आवाज़ आएगी, जैसे ही खांसेगा या बोलेगा भी, या फिर अगर बच्चा सोएगा भी तो उसके सांस में भी सह सह ऐसी आवाज़ें आएंगी फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा कभी कभार खांसी हो जाती है फ्रेंड्स कि उसका दम घुट जाता है। और ये बहुत कॉमनली देखा जाएगा, यानी कि पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे खाते खाते खाना फंस गया, उसके कारण खांसी हो गई, या अचानक से ऐसी खांसी उठी जो बंद ही नहीं होने में आई। मैं खांसते खांसते थक गया और मेरा दम तक घुट गया, पर वो खांसी बंद नहीं हुई और ऐसे लग रहा था कि बलगम बिल्कुल बाहर आ जाएगा, यानी कि रैटलिंग साउंड थी चेस्ट में। तो इस प्रकार से पेशेंट आपको बताने वाला है। उसके साथ साथ बात की गई है फ्रेंड्स इंक्रीजिंग वीकनेस। तो उसकी खांसी इस हद तक हो जाती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस पैदा कर देती है। थर्ड पॉइंट में बात की गई है डिसलाइक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था फ्रेंड्स कि एंटिम टार्ट का पेशेंट
फिजिकल वर्क करना ही नहीं चाहता, वो बहुत ही सुस्त, उसे रेस्ट वाली लाइफ पसंद है कि आराम से बैठिए और लोगों का अटेंशन पाइए, लोगों को हंसाना, ये उसका काम होता है। उसे ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पसंद नहीं है। बच्चे को भी जैसे कि मैंने बताया, वो गोद में रहना ज़्यादा पसंद करेगा नीचे खेलने या टहलने के बजाय। और फ्रेंड्स, अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि लैक ऑफ थ्रस्ट। तो इस पेशेंट के अंदर प्यास बिल्कुल नहीं रहती है। तो पूरी रेमेडी में आपको कहीं भी पेशेंट के अंदर प्यास नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ लिया इसके की सिम्टम्स, यानी कि ये सिम्टम तो पाए जाएंगे अगर वो एंटिम-टार्ट का पेशेंट होगा। अब चलते हैं रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं क्या मेंटल सिम्टम्स रहने वाले हैं और क्या फिजिकल सिम्टम्स रहने वाले। तो रेमेडी प्रोफाइल में फ्रेंड्स लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंटिम-टार्ट इज एप्रोप्रिएट फॉर रेदर अटेंशन सीकिंग पीपल हु रिस्पॉन्ड वेल टू रेस्ट, कंफर्ट एंड रीअश्योरेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसे पर्सन जो रेस्ट मांगते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कंफर्ट चाहिए, उन्हें रीअश्योरेंस चाहिए, वो बार बार पूछेंगे मैं ठीक कर रहा हूँ ना, यानी कि अपनी बात को वो साबित करने की कोशिश करेंगे। और रीअश्योर उन्हें अगर आप कर देंगे तो वो और ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे अपनी बात, जो उन्होंने बात कही है। और उसके साथ साथ अटेंशन सीकिंग पीपल, यानी कि वो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, अजीब अजीब बातें करेंगे, जोक्स करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, यानी कि पुरानी बातों को लेकर वो बैठ जाएंगे। तो ऐसा पर्सन आपको एंटिम-टार्ट का पर्सन देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात की गई है द रेमेडी ऑल्सो सूटेड टू चिल्ड्रन हु टेंड्स टू कंप्लेन अनलेस दे आर कैरिड अराउंड। तो ऐसे बच्चे की जैसे ही उन्हें नीचे छोड़ दिया, यानी कि जैसे ही उनकी मदर उनसे दूर हुई, तुरंत वो रोना शुरू कर देंगे, चिढ़ जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, और जैसे ही उन्हें गोद में उठाया तुरंत वो शांत हो जाएंगे। तो बच्चा भी गोद में रहना चाहता है और बड़ा बंदा है तो वो भी रेस्ट और कंफर्ट चाहिए, उसको ज़्यादा फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं चाहिए। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं। इलनेस ऑफ्टन एग्जॉस्ट देयर इंडिविजुअल मेकिंग देम फील रेस्टलेस, जर्नली अपैथिक एंड ड्राउजी। तो जैसे ही वो बीमार पड़ते हैं वो कैसे हो जाएंगे, और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे, अपैथिक हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल हर चीज़ से उनका मन उठ जाएगा, बिल्कुल निराश हो जाएंगे, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगेगा, और उसके साथ साथ ड्राउजी यानी कि सुस्त हो जाएंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, पहले से ही बहुत सुस्ती थी और जैसे ही वो बीमार पड़े तो और ज़्यादा सुस्त हो गए। आगे पढ़ते हैं। देयर एनर्जी लेवल में बी सो लो दैट दे आर अनेबल टू कफ अप म्यूकस एंड सीम्स इन डेंजर ऑफ सफोकेशन इन देयर ओन सिक्रेशन। तो उनका एनर्जी लेवल यानी कि उनके फेफड़ों में इतनी जान ही नहीं है कि वो म्यूकस को बाहर निकाल पाए, यानी कि वो खांसते खांसते थक जाएंगे, बट उनके फेफड़े इतने मजबूत नहीं है कि वो म्यूकस को बाहर फेंक दें। और अंत में उन्हें ऐसा लगेगा फ्रेंड्स कि हमारा दम ना घुट जाए, यानी कि खांसते खांसते एक स्टेज ऐसी आएगी कि उन्हें डर हो जाएगा कि हमारा दम घुट जाएगा, अब तो हमें सांस लेना भी भारी हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रोंकाइटिस और एस्थमा के केस में भी काम आती है, तो उसमें तो फियर ऑफ सफोकेशन बहुत ज़्यादा रहता है पेशेंट के अंदर। आगे बात की गई है। दे बिकम इरिटेबल एंड अवर्जन टू बीइंग bothered or disturbed by other and dislike being touched or examined। तो वो डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पसंद करेंगे, वो क्लियर कहेंगे, यानी कि पेशेंट आपको क्लियरली बताएगा कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे ना तो अपने पास कोई चाहिए, ना मुझे कोई केयर वाला चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे शांति चाहिए। ऐसा पेशेंट आपको बताने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है। टिपिकल सिम्टम इंक्लूड लैक ऑफ थ्रस्ट एंड प्रोफ्यूज कोल्ड स्वेट। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एंटिम-टार्ट के पेशेंट के अंदर प्यास तो बिल्कुल रहेगी ही नहीं, और उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे पसीने आएंगे, बार बार ठंडे ठंडे पसीने आएंगे। वो बताएगा खांसी होती है, एकदम से ठंडे ठंडे पसीने मुझे आ जाते हैं, पूरा बदन मेरा ठंडा पड़ जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है। एंटिम-टार्ट इज यूज फॉर चेस्ट कंप्लेंट सच एज वूफिंग कफ दैट आर मार्क्ड बाय द साउंड ऑफ म्यूकस रैटलिंग इन द चेस्ट। तो ये बात हम पहले से ही बहुत बार क्लियर कर चुके हैं फ्रेंड्स। इट इज़ ऑल्सो गिवन फॉर हेडेक, नोसिया, वॉमिटिंग, स्किन प्रॉब्लम सच एज एक्ने, इम्पेटिगो एंड चिकन पॉक्स। तो ये सब बातों के लिए हम की यूजेज में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, और उसी पॉइंट को बार बार इन्होंने रिपीट किया है कि ये नोसिया, वॉमिटिंग, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती है। स्किन प्रॉब्लम के अंदर एक्ने आ जाते हैं। इम्पेटिगो क्या होता है फ्रेंड्स, माउथ और नोज़ के अराउंड बहुत सारे इरप्शंस हो जाते हैं, दाने निकल जाते हैं जिसमें पस भरी हुई होती है, बहुत ही गंदे लगते हैं वो देखने में, और उसके साथ साथ चिकन पॉक्स देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमने पढ़ लिए कि मेंटल लेवल तक पेशेंट कैसे रहेगा और फिजिकल लेवल उसका कैसे रहने वाला है फ्रेंड्स। अब हम
एक एक पॉइंट को क्लियरली डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि उसके अंदर क्या सिम्टम पाए जाएंगे और क्या मोडेलिटीज़ उस पॉइंट के अंदर रहने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट है रेस्पिरेटरी इलनेस। रेस्पिरेटरी इलनेस के अंदर जो सिम्टम्स है फ्रेंड्स, उसमें बात की गई है सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद विजिंग एंड रैटलिंग इन दी थ्रोट एंड चेस्ट ड्यू टू बिल्ट अप ऑफ द म्यूकस। तो वही बात बताई गई है दोस्तों कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रह सकता है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी रह सकता है, उसके साथ साथ विजिंग एंड रैटलिंग इन दी थ्रोट एंड चेस्ट। तो गले में भी रैटलिंग या फिर चेस्ट के अंदर भी विजिंग या रैटलिंग म्यूकस रह सकता। कफिंग अप म्यूकस बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू सीवियर फटीग। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स, इस पेशेंट के अंदर पहले से ही जान नहीं रहती और ऊपर से ये फिजिकल एग्जामिनेशन ज़्यादा करना भी नहीं चाहता, तो ये बहुत ज़्यादा वीक होता है फ्रेंड्स। तो वो इतना ज़्यादा वीक है कि वो अपना म्यूकस भी बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो उसी बात को इन्होंने समझाया है। फिट्स ऑफ कफ में ऑल्टरनेट विद गैस्पिंग और रैपिड शैलोइंग ब्रेथिंग अकम्पेन्ड बाय अ सेंसेशन ऑफ सफोकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बीच में बताया था कि खाते खाते भी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा दम घुट जाएगा, एकदम से खांसी उठेगी और ऐसा लगेगा दम घुट जाएगा। तो कुछ पेशेंट ऐसे भी बताते हैं कि फ्रेंड्स हत्तू चढ़ जाता है, यानी कि मुझे खाते खाते हत्तू चढ़ जाता है, या खांसते खांसते मेरा दम घुट रहा है, या फिर अचानक से मुझे ऐसी खांसी उठेगी जिसमें मेरा दम घुट जाएगा। और उसके साथ साथ अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो या फिर रेस्पिरेटरी पूरा इन्फेक्शन चल रहा हो, तो ये रेमेडी 100% काम करती है फ्रेंड्स। आगे बात की गई है सिम्टम में बी एग्रावेटेड बाय इरिटेबिलिटी और एंगर। तो जैसे ही वो बंदा और ज़्यादा इरिटेट होगा या फिर और ज़्यादा गुस्सा आएगा उसको, तो उसके सिम्टम और ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसकी मोडेलिटीज़, यानी कि रेस्पिरेटरी इलनेस के अंदर क्या मोडेलिटीज़ मिलेंगी, किस चीज़ से आराम मिलेगा और किस चीज़ से और ज़्यादा एग्रावेशन होगा। तो फ्रेंड्स, सिम्टम बेटर होंगे फॉर कोल्ड एयर, फॉर सिटिंग अप, फॉर कफिंग ऑफ म्यूकस। तो ये पॉइंट तो मिलने ही मिलने वाला है फ्रेंड्स पूरी एंटिमटाट में आपको, कि जैसे ही म्यूकस बाहर निकलेगा उसको बहुत आराम मिलता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे जो चेस्ट पे या फिर थ्रोट पे कोई बोझ रखा था, कोई बाहर रखा था, वो बाहर आ गया है। तो ये सिम्टम हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। और ठंडी हवा से उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है फॉर सिटिंग अप, यानी कि बैठने से उसको थोड़ा सा बेटर फील होता है। अब जानते हैं सिम्टम वर्स कब होते हैं। फॉर वार्म, फॉर डैम्प एंड कोल्ड, फॉर लाइंग डाउन, फॉर मूवमेंट। तो ज़्यादा गर्मी से, बारिश वाले मौसम से, ठंड से, लेटने से और ज़्यादा चलने फिरने से उसको एग्रावेशन होगा। तो ये आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स इन चीज़ों से एग्रावेशन क्यों होगा, क्योंकि अगर आपको ब्रोंकाइटिस है या फिर अस्थमा है तो ठंडी हवा से आपको बहुत ज़्यादा और दिक्कत बढ़ जाती है। उसके साथ साथ उसके अंदर पहले से ही जान नहीं है, तो मूवमेंट करेगा तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा, तो इसके कारण भी उसको एग्रावेशन हो जाएगा। और लेटते ही उसको सांस में प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए लेटने से भी उसको एग्रावेशन होते हैं। चलिए अब चलते हैं वूफिंग कफ के पॉइंट के अंदर और जानते हैं कि इसके अंदर क्या सिम्टम पाए जाएंगे। ब्रेथलेसनेस विद कफिंग स्मैश प्राइमरी इन इन्फेंट, यानी कि बच्चों के अंदर सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस और खांसी का एकदम धसका सा उठ जाना, उसके कारण बिल्कुल दम सा घुट जाना। और उसके साथ साथ फॉलोड बाय स्लीप और नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो बच्चा जब तक उल्टी ना कर दे या उसको खांसते खांसते जी मिचलाने लगता है, नोसिया फीलिंग आने लगती है, ऐसी बच्चे के अंदर कंडीशन आ जाएगी। और इतनी हद तक वो खांस लेगा कि वो इतना थक जाएगा कि उसके बाद उसको तुरंत नींद आ जाएगी। तो बहुत सारे पेरेंट्स बताते हैं फ्रेंड्स कि बच्चे को खांसी उठती है और खांसते खांसते वो इतना थक जाता है कि उसके बाद फिर वो सो ही जाता है, यानी कि थक के सो जाएगा। और उसके साथ साथ कभी कभी वो वॉमिट कर देगा, और वॉमिट में भी दोस्तों पूरा का पूरा म्यूकस से भरी हुई वॉमिट वो निकलेगी और उसके बाद उसे बहुत आराम मिलेगा। यानी कि पेरेंट्स बताते हैं कि रात इसने वॉमिट की थी, उसके अंदर म्यूकस निकला और उसके बाद ये बहुत चैन की नींद सोया है। तो ऐसे सिम्टम बच्चे के अंदर रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए अब पढ़ते हैं इसकी मोडेलिटीज़ कर। सिम्टम बेटर कब होंगे? फॉर सिटिंग अप, फॉर कफिंग अप म्यूकस, फॉर वॉमिटिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कफिंग अप ऑफ म्यूकस तो रहने ही रहने वाला है, यानी कि अगर म्यूकस बाहर आ जाए तो बहुत आराम मिलता है। और जैसे कि बताया मैंने, वॉमिटिंग से भी उसको आराम मिलेगा, क्योंकि वॉमिटिंग में भी उसका पूरा म्यूकस बाहर आएगा। तो जैसे ही वॉमिटिंग होगी उसको आराम मिलेगा, और बैठ के उसको आराम मिलेगा। यानी कि अगर वो लेटा हुआ है और उसको खांसी उठ गई, तो जब तक वो नहीं बैठेगा तब तक उसकी खांसी शांत नहीं होगी। सिम्टम में वर्स कब हो रहे हैं सिम्टम? फॉर वार्म, गर्मी से, फॉर बीइंग हॉट और कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा ठंड से उसको सिम्टम में एग्रावेशन हो जाता है। लाइंग डाउन से एग्रावेशन हो जाता है, मूवमेंट से एग्रावेशन हो जाता है,
फॉर मिल्क, फॉर टेंट्रम्स। अब टेंट्रम्स क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंट्रम का मतलब है कि बच्चा जो चाहता है उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो, उसके कारण वो एकदम से बहुत ज़्यादा क्रोध दिखाए, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाए, वॉयलेंट आउटब्रस्ट, यानी कि लाते मारने लग जाए, नीचे धरती पर लेट जाए, अपने काम को पूरा कराने के लिए वो किसी भी हद तक जाए, उसको ही टेंट्रम बोलते हैं। यानी कि उसका काम पूरा नहीं हुआ, उसके कारण उसे वॉयलेंट आउटब्रस्ट आ गया, तो चिल्लाएगा, चीखेगा, और चीखने से उसको तुरंत खांसी हो जाएगी, और वो खांसी फिर बहुत लंबे समय तक रहेगी, और उसके साथ साथ रैटलिंग साउंड तो रहने ही रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नोसिया के सिम्टम्स के अंदर, कि नोसिया के साथ साथ क्या सिम्टम्स रहने वाले हैं। परसिस्टेंट नोसिया विद ट्रेम्बलिंग, वीकनेस एंड फेंटिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके अंदर पहले से ही जान नहीं है, और खांसते खांसते उसको नोजिया तक आ जाता है और वॉमिटिंग तक हो जाती है, तो उसके साथ साथ वो पूरा लाल पड़ जाएगा, यानी कि खांसते खांसते, और उसके हाथ पैर पूरे कांप जाएंगे, और वीकनेस और फेंटिंग तो उसके बाद आ जाती है। यानी कि द नोसिया सीम्स टू दी सेंटर इन दी चेस्ट और मे बी फेल्ट एज अ वेट ऑन दी चेस्ट। तो जी मिचलाएगा, नोसिया फीलिंग होगी, और उसके साथ साथ क्या रहेगा फ्रेंड्स, की छाती पे ना भार रखा है। ऐसे पेशेंट बताएगा आपको कि सर मेरी छाती पे ना भार रहता है, और वो वही भार से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जी मचला रहा है, या जी मतली हो रहा है। बहुत सारे वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं अलग अलग प्रकार के, कोई जी मतली बताता है, कोई उबकाई बताता है, कोई जी मिचलाना बताता है, तो उसको ही नोसिया बोलते हैं फ्रेंड्स। इट मे बी अकम्पेन्ड बाय कफिंग। तो खांसने के बाद अगर मान लीजिए खांसते खांसते जी मिचला गया, खांसते खांसते नोजिया फीलिंग आ गई, तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है फ्रेंड्स। उसमें हम इपिकाक की तरफ भी जा सकते हैं फ्रेंड्स, बट हमें प्रॉपर केस टेकिंग करने से जो समझ आएगा, हम उस रेमेडी की तरफ जाएंगे। तो अगर उसके साथ साथ रैटलिंग साउंड है और ऐसी मोडेलिटीज़ हैं, यानी कि बलगम अगर बाहर आ जाए तो आराम मिलता है, और ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो एग्रावेशन होगा, और ज़्यादा गर्म से एग्रावेशन होगा फ्रेंड्स, और लेटने से एग्रावेशन होगा, तो हम एंटीमटाट की तरफ जा सकते हैं। इस पैरा को कंप्लीट करते हैं। देयर में बी वॉमिटिंग, इन्फेक्चुअल रैचिंग एंड थिक वाइट कोटिंग और रेड स्ट्रीक ऑन दी टंग। तो नोसिया के साथ साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है, और रैचिंग में भी दोस्तों यही होता है कि बार बार जी मतली होना, यानी कि उबकाई जैसा आना, कि उल्टी आ जाएगी। एंड उसके साथ साथ टंग पे ना वाइट और रेड स्ट्रीक्स होती हैं, अलग अलग धारियाँ सी बनी होती हैं, वाइट और रेड कलर। तो ये एंटीम टार्ट के पेशेंट में देखा जाता है फ्रेंड्स। कंफ्यूज मत होइएगा, एंटीम क्रूड के पेशेंट में वाइट लेयर होती है, वाइट कोटिंग होती है ऑन टंग, बट एंटीम टार्ट के पेशेंट में खासकर खांसी के दौरान अगर आप ये चेक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा केस टेकिंग में आराम मिलेगा। उसकी जीभ अगर आप चेक करेंगे तो वाइट और रेड स्ट्रीक्स बनी होंगी उसकी जीभ पर। चलिए अब इसके मोडालिटीज़ की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सिम्टम बेटर होते हैं फॉर कोल्ड एयर, फॉर सिटिंग अप, फॉर बेल्चिंग, फॉर वॉमिटिंग। तो इन सब से सिम्टम बेटर होते हैं। सिम्टम में एग्रावेशन कब होता है? फॉर वार्म, फॉर डैम्प एंड कोल्ड, लाइंग डाउन, फॉर मूवमेंट। तो जैसे ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं फ्रेंड्स, उसकी मोडालिटीज़ को हम पहले भी जान चुके हैं, और मोडालिटीज़ के अंदर 2-3 पॉइंट तो ऐसे हैं कि पूरी एंटीम टार्ट में वो मोडालिटीज़ रहेंगी ही रहेंगी। चलिए फटाफट चलते हैं इसके स्किन कंडीशन पर और जानते हैं स्किन कंडीशन के अंदर क्या सिम्टम्स मिलने वाले हैं। पस्टुलर स्किन इरप्शन दैट लीव्स अ पर्पलिश मार्क व्हेन हील्ड। तो जैसे कि चिकन पॉक्स में बताया था फ्रेंड्स कि पस वाले स्किन इरप्शन मिलने वाले हैं, जिसमें पस भरी होगी, और जब वो ठीक होंगे तो वो पर्पल मार्क छोड़ के जाएंगे आपकी बॉडी पे। देयर में बी वॉट्स और एक्ने विद अ पी साइज्ड पस्टुल्स। तो फ्रेंड्स एक सिस्ट प्रकार का, जैसे उसमें और थोड़ी सी पस बनी होगी और रेडनेस होगी और कालापन भी दिख सकता है, तो ऐसे प्रकार के इरप्शंस उसमें मिलने वाले हैं। स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर एंड रेडनेस स्किन में बी कॉज्ड बाय इम्पेटिगो। तो फ्रेंड्स इम्पेटिगो जैसे कि मैंने आपको बताया था, माउथ और नोज के अराउंड छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिसमें पस भरी होती है और लाल पड़े होते हैं। तो उसी प्रकार से एंटीम टार्ट के अंदर भी ऐसे दाने देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए स्किन कंडीशन की मोडालिटीज़ को एक बार जान लेते हैं। तो सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर कोल्ड एयर, फॉर सिटिंग अप। और सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर बाथिंग इन कोल्ड वाटर। जैसे ही वो ठंडे पानी से नहाएगा, एक तो जो भी इरप्शंस हो रखे होंगे वो पूरे अकड़ जाएंगे दोस्तों, और उसके साथ साथ उनमें पस और ज़्यादा बन जाएगी। इन द इवनिंग फॉर लाइंग डाउन, शाम के समय और लेटने से उसको और ज़्यादा एग्रावेशन हो जाता है।
तो चलिए अब चलते हैं चिकन पॉक्स की तरफ दोस्तों, जिसकी हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, क्योंकि चिकन पॉक्स के लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है फ्रेंड। इसलिए चिकन पॉक्स का एक अलग से उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने समझाया हुआ है कि चिकन पॉक्स के अंदर क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे। लार्ज ब्लिस्टरिंग ब्लू स्किन इरप्शन दैट लीव अ पर्पल स्कार। तो स्किन कैसी रहेगी? ब्लूइश, और उसके साथ साथ ब्लिस्टर्स रहेंगे बहुत बड़े बड़े, और वो कैसा स्कार छोड़ के जाएंगे? पर्पलिश कलर का। तो जैसे ही याद रखिएगा, जैसे ही अगर स्किन हील हो रही है, यानी कि इरप्शंस हुए और उसके इरप्शन के बाद स्किन हील हो रही है, उसमें पर्पल स्कार छोड़ के जा रहा है, तो वो एंटीमटाट का पेशेंट हो सकता है। द रेमेडी इज पर्टिकुलरली एप्ट व्हेन द स्किन सिम्टम्स हैव नॉट डेवलप्ड स्ट्रांगली बट एसोसिएटेड चेस्ट और डाइजेस्ट सिम्टम हैव अपीयर्ड सच एज चेस्ट्री कफ विद रैटलिंग म्यूकस और डायरिया। इस बात को इसी वे में समझाता हूँ दोस्तों। कुछ केसेस में ऐसे देखा गया है कि चिकन पॉक्स थोड़ा सा हुआ और बहुत जल्दी ठीक हो गया, क्योंकि चिकन पॉक्स कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता लेता है ठीक होने में। तो कुछ केसेस में अगर ऐसा देखा जाए कि चिकन पॉक्स 2 या 3 दिन में ही वापस से दब गया, बट उसके साथ साथ पेट के सिम्टम आ गए और रेटलिंग साउंड आ गई आपकी चेस्ट में और खांसी हो गई, और पेट के सिम्टम में ज़्यादातर डायरिया हो गया, तो फ्रेंड्स आप एंटीमटाट की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद टंग की बात की गई है। टंग इज कोटेड वाइट एंड देयर में भी एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी। टंग कैसी रहेगी? वाइट कोटिंग रहेगी टंग पे, और उसके साथ साथ बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा। चलिए चिकन पॉक्स की मॉडलिटीज़ को एक बार समझ लेते हैं। बेटर कब हो रहे हैं सिम्टम? फॉर कोल्ड, फॉर कफिंग अप म्यूकस। तो म्यूकस बाहर आ जाए तो आराम मिलेगा, ठंड से थोड़ा सा आराम मिलेगा। सिम्टम में वर्स कब हो रहे हैं सिम्टम? फॉर वार्म, फॉर बाथिंग इन कोल्ड वाटर, फॉर बिकम हीटेड इन द बेड इन द इवनिंग, फॉर लाइंग डाउन। तो बहुत ज़्यादा ठंड से और बहुत ज़्यादा गर्मी से पेशेंट परेशान हो जाता है दोस्तों। ठंडे पानी से नहाने से उसको एग्रावेशन हो जाता है पूरी स्किन की कंडीशन में, भले ही वो इरप्शंस हो या फिर चिकन पॉक्स हो। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट पर आ गए हैं, जो कि है हेडेक। तो हेडेक में जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक टाइट बैंड बना रहता है, जिसके साथ साथ कंस्ट्रक्टिंग फीलिंग रहती है पूरे सर पर। और वो बढ़ती कब है? यानी कि अगर खांसी आ जाए तो उसमें और ज़्यादा एग्रावेशन हो जाता है। यही बात इन्होंने अपने सिम्टम्स में बताई है फ्रेंड्स। पेन एज इफ अ टाइट बैंड इज कंस्ट्रक्टेड द हेड हाइटेंड बाय द कफिंग। तो जैसे ही खांसी होगी वो और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी। देयर में बी वेरीनेस एंड लॉन्जिंग टू क्लोज द आइज। उसके साथ साथ एक चिंता सी आ जाती है, यानी कि सर में एक भारीपन सा रहेगा, उसके कारण एक वेरीनेस सी बॉडी के अंदर आ जाएगी, और उसके साथ साथ क्या मन करता है कि बस आंखें बंद करके लेटा रहूं, कुछ काम ना करूं। तो ऐसा हेडेक का केस देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं इसके मोडालिटीज़ पर। सिम्टम बेटर कब होंगे? फॉर ओपन एयर, फॉर बाथिंग इन कोल्ड वाटर, फॉर मूवमेंट। ओपन एयर में आराम मिल रहा है, फॉर बाथिंग इन कोल्ड वाटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जाकर यानी कि हेडेक के केस में सिम्टम्स में बदलाव आया है दोस्तों। जो चीज़ एग्रावेट हो रही थी पूरी एंटीमटाट में, वही चीज़ एमिलिएट कर रही है हेडेक के केस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा। एंटीमटाट का जो हेडेक है उसको ठंडे पानी से नहाने से आराम मिलता है, बट स्किन की कंडीशन में ठंडे पानी से नहाने से एग्रावेशन हो जाता है। मोडालिटीज़ में एग्रावेशन देखते हैं। सिम्टम वर्स कब होते हैं? फॉर वार्म एट नाइट, इन दी मॉर्निंग, और फॉर ओवर ईटिंग। ज़्यादा खाने से, गर्म से, रात के समय और सुबह सुबह उसको एग्रावेशन होगा। तो हेडेक की जो मोडालिटीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए एंटीमटाट का अगर पेशेंट है तो उसकी हेडेक की मोडालिटीज़ बिल्कुल अलग मिलने वाली हैं, और स्किन एंड चेस्ट की रेस्पिरेटरी इलनेस की जो मोडालिटीज़ हैं वो बिल्कुल अलग मिलने वाले हैं। इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये है एक ओवरव्यू पूरा एंटीमटाट को लेकर। आशा करता हूँ आप लोगों को आज एंटीमटाट रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी फ्रेंड्स। अगर आप अभी भी कोई भी डाउट आपके मन में है इस रेमेडी को लेकर, यानी कि छोटे से छोटा डाउट भी है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। और आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है फ्रेंड्स, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।